ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक विशेष टॉपिक पर है, अत्यधिक विशेष टॉपिक पर है। और वो टॉपिक है कि जो देवगुरु बृहस्पति का भी 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन हुआ है, 1 मई 2024 को, उससे जीवन में बड़े बड़े बदलाव तो आएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही इस राशि बदलाव से जो बाकी 3 बड़े ग्रह हैं यानी कि राहु, केतु और शनि, इनसे क्या विशेषता या इनके प्रभाव में क्या चेंज आ सकता है, परस्पर संबंध इनके क्या हैं और वो आपके जीवन पर क्या बदलाव ला सकते हैं या क्या प्रभाव डाल सकते हैं, यही सब हम विवेचना इस वीडियो में करेंगे। हाँ, इस वर्ष केवल एक ही बड़े ग्रह ने राशि बदला है, यानी कि बृहस्पति ने। अगला ऐसा वर्ष होगा मई 2025 का, जहाँ पे 3 महीने के अंदर ही सारे ग्रह ये बड़े वाले राशि बदल लेंगे। मार्च में शनि महाराज और मई में बाकी तीनों ग्रह। लेकिन अगर बृहस्पति देव ने ही इस साल में राशि बदली है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी ग्रहों के साथ उनके संबंध कुछ नहीं बन जाते, बनते हैं संबंध। ये बड़े ग्रह एक दूसरे से केंद्र में बैठकर भी प्रभावित करते हैं, त्रिकोण में बैठकर भी प्रभावित करते हैं, दृष्टियों के द्वारा भी प्रभावित करते हैं। तो इनका परस्पर संबंध में क्या बदलाव आया है, उससे क्या आपके जीवन पर असर पड़ सकता है, यही विवेचना हम इस राशिफल में अवश्य करेंगे। ज्योतिष बहुत एक डायनामिक चीज़ है, जहाँ चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि बदल लेते हैं, वहीं बाकी ग्रह बहुत तेज़ राशि बदलते हैं। जैसे कि बुध हो गए, सूर्य हो गए, मंगल हो गए, ये महीनों में राशि बदलते हैं। और ये जो बड़े ग्रह हैं ये सालों में राशि बदलते हैं, लेकिन इनके परस्पर संबंधों से भी चीज़ें बहुत बदल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम 4 विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ये ग्रह किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। पहला टॉपिक ये होगा कि बृहस्पति और शनि ये आपस से परस्पर केंद्र भाव में होंगे। यहाँ पर बृहस्पति और शनि का केंद्रादि योग बन रहा है। दूसरा टॉपिक ये होगा कि गुरु, शनि और राहु ये मिलकर एक भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और उसको बहुत एक्टिवेट कर रहे हैं, और वो भाव है आपका सप्तम भाव। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है, राहु महाराज की 9वीं दृष्टि है और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि है। तीसरा टॉपिक होगा आपका गुरु, केतु और राहु का परस्पर प्रभाव। कैसे? गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर है, राहु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है और केतु यहाँ पर बैठे ही हैं। और जो चौथा मेन टॉपिक होगा वो गुरु और केतु का परस्पर संबंध, क्योंकि गुरु बृहस्पति केतु को देख रहे हैं और केतु बृहस्पति को देख रहे हैं। जो परस्पर संबंध बन रहा है, इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। ये ग्रह बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। मैंने अपने ज्योतिषीय अनुभव में भी ये कई बार महसूस किया है, और मैं कई बार लोगों को भी बोलता हूँ कि ठीक है, दशा अंतर्दशा कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये जो ग्रह होते हैं 4, ये कभी कभी दशा अंतर्दशा को भी ओवररूल कर देते हैं, क्योंकि इतना इनका प्रभाव होता है जीवन पर। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों की विवेचना करेंगे। मैंने बृहस्पति महाराज पे एक बहुत विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, कई लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये एक गाइडेंस की तरह है कि ये जो ग्रहों की ऊर्जा है वो आपके जिस भाव को प्रभावित कर रही है, उस भाव से संबंधित किन किन चीज़ों पर आप जो थोड़ा सा काम करेंगे तो आपके जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। कुछ बहुत विशेष उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिसके करने से इन ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा आपको और प्राप्त होगी। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, जैसे मैंने कहा, ये केंद्रादि योग बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों एक दूसरे से अब केंद्र भाव में आ गए हैं। एक दूसरे जब केंद्र भाव में बड़े ग्रह आते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब वो त्रिकोण में होते हैं तो प्रभाव डालते हैं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है, क्योंकि किसी भी भाव से त्रिकोण जो भाव है वो सेम तत्व का होता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखता है। लेकिन यहाँ पर जब केंद्र में बड़े ग्रह आते हैं तो वो एक प्रकार से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ग्रह अगर दूसरे भाव में है और एक ग्रह छठे घर में है, क्योंकि ये दोनों अर्थ त्रिकोण है, तो कोई भी ग्रह जब इन भावों में बैठेगा त्रिकोण स्थान में तो प्रभाव तो डायरेक्ट होता है, लेकिन केंद्र में जब होते हैं तो एक तरह से सपोर्टिंग फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर जब केंद्रादि योग बना हुआ है शनि और बृहस्पति के बीच में,
तो ये जीवन में बहुत एक सकारात्मक चीज़ आपके हो रही है करीबन अगले आने वाले 10-11 महीने के लिए। कैसे? पहला देखिए, ये लग्न भाव है और ये 10वां भाव है, जो कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट भाव होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र भाव होते हैं, लग्न और 10वां भाव। ये परस्पर केंद्र में है, यानी कि एक दूसरे को स्थिरता प्रदान करेंगे। 4-10 का ये एक्सेस बनता है, ये कार्य कुशलता के लिए होता है, ये अपने कर्मठता के लिए होता है, अपने कर्मों को पूर्ण करने के लिए होता है। और इसके साथ ही देखें तो लग्न जो भाव होता है, ये हम अपने आप के लिए कहते हैं कि मैंने कई बार कहा है कि लग्न सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है कुंडली का, क्योंकि उस चीज़ से हर एरिया आपका देखा जा सकता है, उस हर एरिया पर प्रभाव देखा जा सकता है। वैसे ही 10वां जो भाव है वो सक्सेस का होता है। तो जब यहाँ पर ये केंद्रादि योग बन रहा है, यानी कि आप अपने जीवन में सक्सेस पाएंगे, अपने कर्मों से, अपने विचारों से आप सक्सेस पाएंगे। तो बहुत शुभ एक ये योग बन रहा है जो आपके जीवन को अवश्य आगे लेकर जाएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मैं कई बार वीडियोस में भी पहले बता चुका हूँ, ये वाला भाव यानी कि लग्न भाव और 10वां भाव दोनों ही अपने आप में पूर्ण योग कारक हैं। फॉर एग्जाम्पल, वृषभ लग्न के लिए शनि योग कारक ग्रह हैं, लेकिन ये ऐसे दो भाव हैं जो अपने आप में पूर्ण योग कारक का तत्व रखते हैं। इसीलिए इन दो भावों में ज्योतिष के सबसे जो इम्पोर्टेंट दो ग्रह हैं उनका विराजमान होना, यकीन मान के चलिए कि वृषभ के लिए जो 10-11 महीने का समय है, शायद आने वाले कई सालों का सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि एक जगह पर भाग्य का स्वामी बैठा है और एक जगह पर कर्म का स्वामी बैठा है, और ये दोनों परस्पर केंद्रों में बैठे हैं जो पूर्ण योग कारक ग्रह हैं। तो ये जो केंद्रादि योग बन रहा है, ये आपके जीवन में बैलेंस देकर जाएगा, स्थिरता देकर जाएगा, सक्सेस और अचीवमेंट्स, पद प्राप्ति के ये भाव होते हैं। 10वां भाव सप्तम भी होता है, लेकिन 10वां भाव भी होता है। तो ये जो वर्ष है आपका, करीबन 11 महीने, कहीं महीने बचे हैं इसमें, एक पूरा वर्ष तो नहीं है, क्योंकि शनि फिर अगले साल मार्च को आगे चले जाएंगे, लेकिन ये जो 11 महीने का कालखंड पड़ा है, ये यकीन मानिए अगर आपने कर्म किए तो भाग्य का साथ तो आपको 100 नहीं 200% मिलेगा। तो पहली भविष्यवाणी यही है, पहला पॉइंट केंद्रादि योग का यही है कि आपके जीवन में सक्सेस, अचीवमेंट, स्थिरता, हर चीज़ बहुत आराम से आपको प्राप्त होगी। दूसरा पॉइंट इसी टॉपिक का, मैंने अभी कहा स्थिरता आदि है, इसको और एक चीज़ क्लियर कर रही है कि शनि स्थिर स्वभाव की राशि में है, यानी कि कुंभ 2, 5, 8, 11 स्थिर स्वभाव की राशियां हैं, और बृहस्पति भी स्थिर स्वभाव की राशि में है, और ये सालों बाद होता है। आप देख लीजिए आने वाले टाइम में ये ऐसा नहीं होने वाला बहुत आराम से। क्यों? 2024 चल रहा है, शनि स्थिर स्वभाव की राशि में है, बृहस्पति स्थिर स्वभाव की राशि में है। मार्च में शनि यहाँ पर आ जाएंगे 2025 में और 2.5 साल यहाँ पर रहेंगे। बृहस्पति अगले साल मई में आ जाएंगे द्विस्वभाव की राशि में, यानी कि वो स्थिरता दोनों में नहीं है, दोनों ही द्विस्वभाव की राशि में आ जाएंगे। फिर बृहस्पति चर राशि में आ जाएंगे 2026 में, शनि यहीं पे रहेंगे। फिर बृहस्पति स्थिर स्वभाव की राशि में आ जाएंगे, शनि चर स्वभाव की राशि में आ जाएंगे। तो ये जो योग बन रहा है इस वर्ष, करीबन जो 1 साल का पीरियड है, जिसमें दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण ग्रह स्थिर स्वभाव की राशि में है, ये अवश्य बता रहे हैं कि आपके जीवन में स्थिरता आएगी। मैंने बृहस्पति की वीडियो में बोला था ये कि ये वर्ष स्थिरता का है कई लोगों के लिए, और यही जो केंद्रादि योग बन रहा है ये उसको और वेरीफाई कर देता है। तो ये जो स्थिर स्वभाव में दोनों महत्वपूर्ण ग्रह हैं, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करने का मौका मिलेगा, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम करने का मौका मिलेगा, और ये पुनः ये जो स्थिरता है अवश्य आपके जीवन के हर एस्पेक्ट में आपको मदद करेगी। करियर, बिजनेस, जॉब, प्लानिंग, हर चीज़ में आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो ये दूसरा पॉइंट आपका केंद्रादि योग का ये है कि क्योंकि दोनों ही स्थिर स्वभाव की राशि में है, अवश्य लॉन्ग टर्म स्थिरता प्रदान करने वाला ये वर्ष रहेगा, ऑब्वियसली अगर आपने उस पर कर्म किया तो। और इसी टॉपिक का तीसरा पार्ट ये है कि जब इस प्रकार के योग बनते हैं, मैंने कई बार देखा है कि वो ऐसा वर्ष होता है जब जीवन का स्तर बढ़ता है और व्यक्ति की सोच बढ़ती है। और यकीन मानिए जो व्यक्ति बड़ी सोच नहीं रखता वो कभी भी बड़े कार्य नहीं कर पाता, और यही वो साल है जब आपकी सोच भी बढ़ेगी, आपके जीवन का स्तर भी बढ़ेगा, और बहुत ज़्यादा ये संभावना नहीं, ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आप इस 11 महीने में अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए, अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर लेके जाने के लिए बहुत प्रमुख कार्य कर पाएंगे,
और बहुत सफलतापूर्ण उन कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। तो ये केंद्रादि योग के आपके लिए फल बनते हैं। बात करते हैं दूसरे टॉपिक की जो हमने डिस्कस किया था कि जो आपके सप्तम भाव पर है 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उसका क्या असर हो सकता है। गुरु की 7वीं, राहु की 9वीं, शनि की 10वीं। तो सप्तम भाव कई चीज़ों को डिनोट करता है, विवाह आदि मैं बता ही चुका हूँ, उस पर थोड़ा सा डिस्कस और करूँगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सप्तम भाव बिजनेस का होता है। तो गुरु की अकेली दृष्टि क्या कर सकती है कि वो बिजनेस स्टार्ट भी करवा सकती है, बिजनेस में मुनाफा भी देगी आपको, 100% है। लेकिन अब जब राहु की दृष्टि भी आ गई तो ये एक्सपेंशन दिखाती है। क्यों? क्योंकि गुरु और राहु दोनों ही एक्सपेंशन के कारक हैं। तो सबसे पहली बात, जो लोग बिजनेस करते हैं, ये 10-11 महीने का टाइम बिजनेस के एक्सपेंशन का है। बहुत लंबे अरसे सोच रहे थे, अगर नहीं एक्सपेंड कर पा रहे थे, इन 10-11 महीनों से अच्छा आपको टाइम मिले ही नहीं सकता। तो बिजनेस एक्सपेंशन का बहुत अच्छा टाइम है। दूसरा, अपने बिजनेस की एक अलग इमेज और अलग पहचान बनाने के लिए। आज के टाइम में अधिकतम बिजनेस तभी चलते हैं जब उनकी अलग पहचान बनती है, एक अलग यूएसपी बनती है। अगर आपके बिजनेस की एक अलग पहचान एक बार बन गई, फिर बहुत संभावना है कि लंबे अरसे तक आप उससे मुनाफा कमा सकते हैं। तो यही वो टाइम है। तभी आज की कंपनीज देखिए, जो आप स्टार्टअप्स की बात कर लीजिए, बाकी कंपनीज की बात कर लीजिए, वो अपनी मार्केटिंग में अपने प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा डिवोट करती है, क्योंकि उनको पता है कि भीड़ से अलग होने के लिए बहुत प्रयत्न लगते हैं। और आज के डेट में जो मार्केटिंग नहीं करती, हाँ कभी कभी होता है आपका अपना काम ऐसा होता है कि जिसमें मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आज का टाइम ऐसा है जहाँ पर अगर आपको आगे बढ़ना है तो नाम अवश्य होना चाहिए, और वो भी एक अलग पहचान के साथ, जिसको हम ब्रांड वैल्यू बिजनेस के टर्म्स में कह सकते हैं। तो अपने बिजनेस की ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए, उसकी एक अलग पहचान बनाने के लिए सबसे सर्वोत्तम और स्वर्णिम ये वर्ष है। और क्योंकि यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है, इसी कारण से यहाँ पे सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए, इंटरनेट का उपयोग करते हुए, डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करते हुए आप अपने बिजनेस को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। और इसके साथ ही क्योंकि शनि की दृष्टि भी है और शनि आपके योग कारक हैं, ये तीनों का दृष्टि प्रभाव मिलकर, स्पेशली जब शनि भी इसमें इंक्लूड हो गए, यानी कि आपके हर एफर्ट को सफलता मिलेगी और एक जो स्थिरता है आपके जीवन में, स्पेशली बिजनेस के संबंध में, अवश्य आएगी। दूसरा टॉपिक विवाह, मैंने बता ही चुका हूं मैं कि बृहस्पति का जब गोचर का वीडियो बनाया था कि विवाह का बहुत अच्छा योग बन रहा है। अब जिसकी कुंडली ठीक ठाक है, मैरिजेबल एज है, दशा अंतर्दशा अच्छी है और वो शादी करना चाहते हैं, आराम से शादी हो जाएगी। लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि जब बड़े ग्रह मिलकर प्रभाव देते हैं ना, तो कभी कभी बाकी चीज़ों को भी ओवर पावर कर देते हैं। वैसे ही बृहस्पति तो देख ही रहे हैं, जब शनि भी वहाँ पर देखना शुरू कर दिया उन्होंने, यानी कि विवाह के बहुत सर्वोत्तम अवसर बन जाएंगे। कभी कभी होता है कि किसी की एज ज़्यादा हो जाती है, फॉर एग्जांपल किसी का परिवार उतना समृद्ध नहीं था। कई बार होता है कि व्यक्ति काम करता है, उसको जॉब मिलती है, फिर वो पैसा जमा करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में कभी कभी एज बहुत निकल जाती है, और फिर वो जब 30+, 35+ हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि अब विवाह नहीं हो पाएगा। तो जैसे मैंने कहा, जो नॉर्मल एज ग्रुप के हैं, जिनका मैरिजेबल एज है, उनका तो विवाह का योग बहुत अच्छा है ही। इन केस कभी होता है कि हाँ थोड़ी सी एज ज़्यादा हो जाती है। वैसे मैं हमेशा ये बताता हूँ कि प्रैक्टिकली अगर विवाह तभी करना चाहिए जब आप मेंटली और हर प्रकार से रेडी हो, तो एज उतना मैटर नहीं करती। लेकिन हाँ, जब सामाजिक दायरे में आ जाते हैं, जब सामाजिक प्रेशर आ जाता है, तो एज भी मैटर करती है। तो जिनकी एज भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छे रिश्ते मिलेंगे। ये शनिदेव के प्रभाव के कारण होगा, क्योंकि बृहस्पति के साथ मिलकर देख रहे हैं। और इसके साथ ही क्योंकि राहु का प्रभाव भी है, राहु विवाह के मामलों में कैटलिस्ट का काम करता है, यानी कि वो अचानक से कोई रिश्ता लेके आता है। और इसके साथ ही हम राहु की बात करें तो कभी कभी होता है कि रिश्ते नहीं मिलते, तो राहु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दिखाता है। तो हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं विवाह के लिए, तो वहाँ से आपको कोई रिश्ता मिल सकता है। दूसरा, कई लोगों का ये इच्छा होती है कि उनके लाइफ पार्टनर विदेश से हो। कई लोग स्पेसिफिकली ये बोलते हैं कि हाँ, हमें तो शादी ऐसे व्यक्ति से करनी है जो विदेश में सेटल्ड हो, क्योंकि उनका सपना होता है विदेश में जाकर रहने का। तो ऐसे लोगों के लिए भी, जिनका विवाह उपरांत विदेश में जाने का सपना था, उनको भी इस 1 साल में विवाह के लिए कोई बहुत अच्छा रिश्ता मिल सकता है। तो जैसा मैंने कहा, विवाह के योग तो ऑलरेडी गुरु बना रहे थे, लेकिन बाकी जो 2 ग्रहों का प्रभाव भी है, वो कंफर्म कर रहा है कि विवाह के लिए जिनकी लेट मैरिज हो, नहीं रिश्ते मिल रहे थे, विदेश में कोई रिश्ता ढूंढ रहे थे, उनके लिए
ये वर्ष बहुत अच्छा होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो सप्तम भाव होता है ये आपके नाम का होता है, आपकी पहचान का होता है। तो जब यहाँ पर ये तीनों ग्रह मिलकर देखेंगे तो आपको अपना जो इंडिविजुअल नाम बनाने का मौका मिलेगा। आप किसी भी फील्ड में हो, जॉब करते हैं, आप देखेंगे आपकी एक अलग पहचान बनेगी। लोग बोलेंगे कि हाँ भाई काम तो सभी करते हैं लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अलग इसका काम है। बिजनेस करते हैं तो मैं बता ही चुका हूँ। ओवरऑल आपको अपना एक इमेज बनाने का, एक नाम पहचान बनाने का मौका मिलेगा। अगला पॉइंट ये है कि ये जो सप्तम भाव होता है एक प्रकार से दुश्मनों की हार का या दुश्मनों से कंपटीशन का भी होता है। वैसे छठा भाव होता है दुश्मनों का, लेकिन वहाँ पे सारे दुश्मन आ जाते हैं, आपके कलीग्स भी आ जाते हैं, आपके ऐसे लोग जिनसे आपकी लड़ाइयाँ होती है, लीगल मैटर्स भी आ जाते हैं। यहाँ के जो शत्रु होते हैं स्पेसिफिकली जब हम धन के मामले में कोई दुश्मन की बात करते हैं वो ज़्यादा दिखाता है। यहाँ पे जहाँ पे कोई अर्थ आ गया, यानी कि जहाँ पे धन की बात आ गई, वैसे कॉम्पिटिटर्स आपके सप्तम भाव से देखे जाते हैं। तो जब यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है और बृहस्पति, शनि और राहु देख रहे हैं, यानी कि अगर आपका कोई धन के मामले में लीगल केस चल रहा था तो उसमें पहली चीज़ विजय हो सकती है। दूसरा, क्योंकि बृहस्पति देख रहे हैं, ये कई बार चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कराने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो बहुत संभावना है कि अगर आपका कोई लीगल पैसों से संबंधित केस चल रहा था तो या तो वो सेटल हो जाएगा या फिर बहुत संभावना है कि चीज़ें आपके फेवर में ही आएंगी। तो ये एक और आपका पॉइंट है। और इसके अलावा एक अगला पॉइंट भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है पराक्रम की वृद्धि। क्यों? देखिए 3, 7, 11 मैं हमेशा कहता हूँ कि त्रिकोण भाव एक जैसे कई तत्व रखते हैं, तो ये जब भाव पराक्रम का है तो ये भी भाव थोड़ा पराक्रम दिखाता है, लेकिन फर्क होता है। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तीसरा भाव आपके आंतरिक पराक्रम को दिखाता है। जो तीसरा भाव जिसका स्ट्रांग होता है ना, वो भले ही आपको मुख पे ना लगे कि वो बहुत कॉम्पिटिटिव है या बहुत उसके अंदर पराक्रम है, बहुत ईजी से रहेंगे, लेकिन अंदर से बहुत पराक्रम दिखाने वाले लोग होते हैं। ये जो सप्तम भाव होता है ना, ये वैसे लोग होते हैं जहाँ पे पराक्रम आप लोगों को दिखाते हैं, यानी कि एक डोमिनेटिंग पोजीशन में समाज में आने के लिए, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आने के लिए, अपना पराक्रम दिखाने के लिए ये वर्ष सबसे अच्छा है। और पुनः कहूँगा ये आपके जीवन के हर एंगल पर, हर एस्पेक्ट पर, हर एरिया पर अप्लाई होगा। मैं तभी कह रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये ग्रहों की ऊर्जा को समझने के लिए है कि किन चीज़ों पर आपको काम करना है जिससे आपके जीवन का उत्थान हो सके। और अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम भाग्य की बात करते हैं, मैं कई बार भाग्य की बात करता हूँ कि बिना भाग्य के कुछ नहीं होता, कितना भी आप कर लें। तो भाग्य भाव ये है, उससे 11वां भाव उसकी वृद्धि दिखाता है, यानी कि जब भाग्य इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है तो जब 7वां स्थान इतना एक्टिवेटेड है खुद भाग्य के कारक से, कर्म के कारक से और राहु से, जो देने को आए तो रातों रात व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, ऊपर भी चढ़ा सकता है, नीचे भी गिरा सकता है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं, तो दिख रहा है कि भाग्य की वृद्धि होगी। अचानक से जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो शायद आप भी खुद एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। किसी भी व्यक्ति से पूछेगा जो बहुत सक्सेसफुल हुआ है अपने जीवन में, 10 में से 9 लोग ये बोलेंगे कि शायद वो खुद भी नहीं जानते थे कि वो इतने ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये वैसा ही टाइम होता है जब व्यक्ति के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है जो खुद भी वो कभी एंटिसिपेट नहीं करता और उसके दम पर वो जीवन में सक्सेस पाता है। अब ये अच्छी बातें हमने करी, कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी है, ध्यान रखिएगा। पहला, ये अनैतिक वैवाहिक संबंध भी दर्शाता है, क्योंकि राहु का प्रभाव है, शनि का भी कहीं ना कहीं प्रभाव है। तो बहुत ज़्यादा ये हो सकता है कि आपके विवाहिक जीवन में दोनों ही साइड से हो सकता है, आपका भी मन भटक सकता है, आपके ज़्यादा लाइफ पार्टनर का होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सप्तम भाव है वो अट्रैक्शन का भाव है, तो दोनों के ही मन में अलग से विचार आ सकते हैं, किसी और व्यक्ति के प्रति जो है अट्रैक्शन वो बढ़ सकता है। तो इसका एक जो नेगेटिव प्रभाव है वो आपकी मैरिड लाइफ पर थोड़ा बहुत दिख सकता है। और इसके साथ ही आप लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं और लोगों को अपने प्रति इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में थोड़े डेस्परेट भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तो ये जो सप्तम भाव का ट्रिपल एक्टिवेशन है ये आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे प्रभाव जो मैंने अभी कहे लेकर आएगा। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक के प्रति, यानी कि गुरु, केतु और राहु का प्रभाव आपके पंचम भाव पर। गुरु की पंचम दृष्टि, राहु की सप्तम दृष्टि और केतु महाराज तो बैठे ही हैं। तो पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव देखिए लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण भाव है और आपके थॉट प्रोसेस का स्थान है।
बहुत इंपॉर्टेंट स्थानों में से एक स्थान है आपका। तो यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी और केतु का प्रभाव ऑलरेडी है, तो ये क्या बताता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। दोनों ही जो ग्रह हैं ये ज्ञान के कारक हैं। जहाँ बृहस्पति बृहत ज्ञान है बड़े लेवल पर, केतु सूक्ष्म लेवल पर ज्ञान है। इसीलिए जब ये दोनों मिलकर आपके पंचम भाव पर प्रभाव डालेंगे, यानी कि आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। ज्ञान की वृद्धि किस एरिया में हो सकती है? जो भी आपका पर्टिकुलर एरिया है। आप टेक्निकल फील्ड में हैं, आप रिसर्च करते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं आप, आईटी में है, सॉफ्टवेयर में है, फाइनेंस में है, वहाँ पर आपको अपने फील्ड के ज्ञान की वृद्धि होगी। और जैसे मैंने कहा दोनों ही लेवल पर, मैक्रो और माइक्रो दोनों ही लेवल पर आपके ज्ञान की यहाँ पर वृद्धि होने वाली है। तो बहुत अच्छा ये एक आपके लिए समय दिख रहा है, क्योंकि बिना ज्ञान के आज के जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल है। और ये ज्ञान केवल किताबी ज्ञान नहीं है, वो बुद्ध की बात हम करेंगे, लेकिन जब ये बृहस्पति और केतु की बात होती है ना, ये एक्सपीरियंस भी होता है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान भी होता है। इसके साथ ही जब राहु का प्रभाव भी यहाँ पर आ गया, इसका अर्थ ये है कि आपको बहुत अनकन्वेंशनल आइडियाज़ आएंगे। ऑलरेडी प्रभाव शुरू हो गया होगा, आप देखेंगे कि बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे जो नॉर्मल से हटकर हैं। और अगर आपको नॉर्मल से हटकर बनना है तो आपके आइडियाज़ भी कहीं ना कहीं नॉर्मल से हटकर होने चाहिए, जिसको हम अनकन्वेंशनल आइडियाज़ कहते हैं। तो पंचम पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, यानी कि आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपका थॉट प्रोसेस एक अलग ही लेवल पर चले जाएगा। और इसी के कारण, इसी के चलते आप अपने जीवन में बहुत उच्च स्तर पर पहुंचेंगे। आप खुद देखेंगे कि आपका जो मन है वो इस समय शांत नहीं रहेगा। आपका जो विचारों का जो एक प्रभाव है आपके मस्तिष्क पर, वो शांत नहीं रहेगा और कई प्रकार के विचार आपको आएंगे और यकीन मानिए उनका आपको शुभ प्रभाव भी दिखेगा। तो क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन और आइडियाज़ और ज्ञान, इन सब की वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट इसी टॉपिक का ये है कि ये पंचम भाव पब्लिशिंग का भी होता है और केतु भी पब्लिशिंग के लिए मंगल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा मैं कई बार कहता हूँ कि कई बार शास्त्रों में लिखा आता है कि मंगलवत केतु या केतुवत मंगल, की केतु मंगल के जैसे होते हैं, राहु शनि के जैसे होते हैं। वो हर जगह नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं पे इम्प्लाई होता है। पब्लिशिंग के लिए बुध और मंगल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खैर बाकी ग्रह भी होते हैं, बृहस्पति भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसको अपने विचारों को बुक का जो रूप देने में मंगल और केतु का बहुत प्रभाव होता है। तो यहाँ पर जब केतु पंचम में है तो ऑलरेडी पब्लिशिंग का यहाँ पे एक योग बनाते हैं। बृहस्पति भी देख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं। आज की डेट में जब पब्लिशिंग की बात करते हैं तो केवल नॉर्मल बुक वाली पब्लिशिंग नहीं होती। आजकल जो डिजिटल बुक्स होती हैं, ई बुक्स जिनको कहते हैं, वो भी बहुत प्रचलन में है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत लंबे अरसे से अपनी कोई बुक पब्लिश करना चाहते थे, कोई रिटर्न चीज़ चाहते थे, कोई आर्टिकल पब्लिश करना चाहते थे, मेनली यहाँ पे बुक का ही आता है, आर्टिकल्स का तीसरे भाव से भी आ जाता है। अब अपनी कोई बुक निकालना चाहते थे, उनके लिए जो वर्ष है ये सबसे अच्छा वर्ष रहेगा। इसी टॉपिक का तीसरा पॉइंट, हम स्टूडेंट्स को कैसे भूल सकते हैं। पंचम भाव तो स्टूडेंट्स का है ही, वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर ये है क्योंकि केतु यहाँ पर है, तो यहाँ पर रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स को बहुत शुभता मिलेगी। टेक्निकल बेस्ड स्टूडेंट्स को आईटी, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, एआई, इन सब को बहुत सफलता मिलेगी। इसके साथ ही क्योंकि राहु का प्रभाव भी है, तो जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश जाने के लिए तत्पर थे, बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनको बहुत आराम से, इवन जो किसी जो स्कॉलरशिप आदि के भरोसे थे कि हाँ, कई बार होता है नहीं, व्यक्ति के पास बाहर जाना कोई आसान तो है नहीं, बहुत लाखों रुपए लगते हैं, करोड़ों भी लग जाते हैं। तो कई बार होता है कि कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है, उसको स्कॉलरशिप चाहिए होती है या कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप निकालती है। तो वैसे लोग भी जो स्कॉलरशिप के भरोसे थे, उनको भी यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप का प्रभाव मिल सकता है। तो ये थी आपकी तीसरी भविष्यवाणी इसी टॉपिक की। और चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पंचम भावना प्रारब्ध का स्थान होता है। प्रारब्ध क्या हुआ? खैर ये बहुत बड़ा टॉपिक है। प्रारब्ध आपके पूर्व जन्मों के कर्म। कई बार कंसल्टेशन आती है, लोग पूछते हैं कि इतना मुझे दुख क्या क्यों प्राप्त हो रही है। उन कमेंट सेक्शन में भी लोग कहते हैं कि जैसे अगर मैं कोई अच्छी प्रेडिक्शन कहता हूं तो लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरे साथ अच्छा तो कुछ नहीं होता, जो बुरा आप बताते हो सब कुछ हो जाता है। देखिए, क्योंकि राशिफल में हम बहुत सामान्य चीज़ बता सकते हैं, कुंडली में बहुत डिटेल होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है। तो आपकी कुंडली आपका प्रारब्ध ही है। आपने कैसे कर्म करे थे, अच्छे बुरे, वो आपकी कुंडली के रूप में आपको इस जन्म में प्राप्त होते हैं। तो पंचम भाव प्रारब्ध का स्थान होता है।
तो यहाँ पर केतु है और राहु का प्रभाव है। तो ये दोनों सबसे बड़े कार्मिक ग्रह हैं। जो दो ग्रह आपके पिछले जन्म से डायरेक्ट संबंध रखते हैं वो राहु और केतु हैं, क्योंकि कार्मिक ग्रह हैं। ये एक डोर है जो सारे ग्रहों को और आपके जीवन को बांध के रखती है, क्योंकि हमेशा 180 डिग्री का इनके बीच में एक डिफरेंस रहता है। एक प्रकार की ये डोर ही है जिसके बीच में सारे ग्रह इधर उधर घूमते रहते हैं। इसलिए जब सारे ग्रह एक साइड आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं काल सर्प योग। जो काल को ही बांध लेते हैं वही है राहु केतु, इसलिए उनको काल सर्प बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पुराने यानी कि प्रारब्ध आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये अच्छी और बुरी दोनों ही भविष्यवाणी है। क्यों? ये ऐसा साल है कि अगर आपके प्रारब्ध कुछ अच्छे थे, अब ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके प्रारब्ध कुछ अच्छे थे, आपको इतने अच्छे रिजल्ट इस वर्ष में मिलेंगे जो आप खुद ही नहीं सोच कर कभी बैठे थे। आप जॉब करते हैं, अचानक से कोई बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आ जाएगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं था आपको मिलेगी। अचानक से आपको उत्थान का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिजनेस करते हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ऐसा कोई एग्रीमेंट मिल जाएगा, कोई ऐसा कोई कार्य किसी से मिल जाएगा कंपनी से कि बहुत बड़ा आपको लाभ हो जाएगा। तो अच्छी चीज़ें भी बहुत अचानक से होंगी, लेकिन जैसा मैंने कहा ये प्रारब्ध का स्थान है, इसमें अच्छे और बुरे कर्म दोनों का लेखा जोखा होता है। तो अगर आपने कुछ बुरे कर्म किए थे और अचानक से आपके साथ कुछ अनएंटिसिपेटेड बुरा भी हो गया ना इस साल, तो वो भी मान लीजिएगा वो आपका प्रारब्ध ही था, नेगेटिव प्रारब्ध था जो इस वर्ष में एक्टिवेट हो गया। तो ये प्रारब्ध का यहाँ पर एक्टिवेशन भी आपके जीवन में कुछ अचानक से, आप अपने अच्छे कर्म भी किए होंगे, बुरे भी कर्म किए होंगे। ये तो नहीं कह सकते केवल अच्छे किए थे, केवल बुरे किए थे। तो ये ऐसा वर्ष होगा जहाँ पे कई अनएक्सप्लेन्ड बहुत अच्छे इवेंट्स भी होंगे और बहुत बुरे इवेंट्स भी होंगे, तो उनके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा। 5वां पॉइंट है, पंचम भाव में जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है तो ये इष्ट कार्यों का पूर्णता दिखाता है, यानी कि धार्मिक कार्यों की पूर्णता होगी। आप में से कई लोग इस पूरे एक वर्ष में कई मंदिरों में, कई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में दान पुण्य करेंगे, और कई लोग आप में से किसी मंदिर की स्थापना में भी योगदान कर पाएंगे। देखेंगे आप, अगर आपका वृषभ लग्न है, इवन राशि भी है, तो आप में से कई लोग मंदिरों में, धार्मिक जगहों पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। वो अपने स्तर पर होता है, अपनी सक्षमता पर होता है, अपने क्षमता पर होता है, लेकिन आप में से कई लोग इष्ट कार्य के प्रति अपना योगदान करेंगे, यानी कि ईश्वर के कार्य, अपने इष्ट के कार्य के प्रति कुछ योगदान करने में सामर्थ्य रहेंगे। अगली भविष्यवाणी या अगला पॉइंट यह है कि आपके पति या पत्नी के लिए बहुत एक समृद्धि का साल रहेगा। क्यों? क्योंकि पंचम भाव सप्तम से 11वां बन जाता है, उसका लाभ बन जाता है। यहाँ पर बृहस्पति और राहु एक्सपेंशन बता रहे हैं, और केतु कहीं ना कहीं ज्ञान की वृद्धि, सूक्ष्मता और अपने आप पर काम करने का आपको एक मौका दे रहा है। तो आपके पति या पत्नी के जीवन में अगर वो कार्य करते हैं या अदरवाइज भी बहुत लाभ की अपॉर्चुनिटीज उत्पन्न होंगी, क्योंकि राहु का प्रभाव भी है। तो हो सकता है आपके पति या पत्नी को भी विदेश में जाने का अचानक से कोई अवसर प्राप्त हो जाए। तो ये थी आपकी अगली भविष्यवाणी। और सेकेंड लास्ट पॉइंट इसका ये है कि ये पंचम भाव चीज़ों को इनिशिएट करने का है। क्यों? क्योंकि जैसा मैं कई बार बताता हूँ, ये थॉट प्रोसेस का है। कोई भी जो कार्य है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो एक विचार से स्टार्ट होता है। लेकिन जब यहाँ पर इतने सारे ग्रह हैं और यहाँ पे बृहस्पति का ग्रह, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, ग्रह है नहीं, केतु ही है, और केतु कहीं कहीं मंगल का प्रभाव, जैसे मैंने अभी कहा था, देते हैं। तो यहाँ पर मंगल भी एक इनिशिएटर की तरह काम करते हैं, वैसे ही केतु भी एक इनिशिएटर की तरह काम करते हैं। तो ये वो ऐसा वर्ष है जब आपकी बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जो आप कई वर्षों से करके बैठे हैं कि मैं ये करूँगा, ये स्टार्ट करूँगा, इसमें अपना हाथ डालूंगा, ये सीखूंगा, ये करूँगा, उसमें से अधिकतम चीज़ें आप इस वर्ष इनिशिएट कर पाएंगे। तो ये पंचम भाव का एक्टिवेशन आपके जीवन में कई चीज़ों की इनिशिएशन दिखा रहा है, यानी कि कई चीज़ों की शुरुआत भी दिखा रहा है। और आखिरी पॉइंट ये है कि पंचम भाव टेक्निकल चीज़ों का भी होता है, टेक्निकलिटी का भी होता है, और ये टेक्निकलिटी हर चीज़ में होती है। किसी भी चीज़ में देखिए, जो व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसमें टेक्निक्स आ ही जाती है। जो व्यक्ति कपड़े सिलता है उसमें भी टेक्निक होती है। जो व्यक्ति खाना बनाता है, आप साउथ इंडियन खाना बना रहे हैं तो उसमें अलग से मसाले जाएंगे, आप पारसी खाना बना रहे हैं तो उसमें अलग मसाले जाएंगे, आप कॉन्टिनेंटल खाने बना रहे हैं तो उसमें अलग ही टेक्निक हो जाती है। आप गाना गाते हैं, आप कर्नाटिक म्यूज़िक गाते हैं तो अलग टेक्निक है, नॉर्थ इंडियन गाते हैं तो अलग उसमें टेक्निक होती है, आप अलग प्रकार वेस्टर्न गाते हैं तो अलग टेक्निक होती है। तो यहाँ पे टेक्निक का मतलब आप जो भी करते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आपको नई टेक्निक्स आएंगी, आप जॉब करते हैं तो नई टेक्निक्स आएंगी। हर एरिया में अपने आप को टेक्निकली एडवांस करने के लिए
ये आपका जो एक वर्ष है ये बहुत अच्छा है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिएगा कि किस प्रकार से आप अपने ग्रहों की ऊर्जा को यूज़ कर सकें। तो टेक्निकल एडवांसमेंट का ये साल है जो आपके जीवन के हर एस्पेक्ट में मदद करेगा। आते हैं आखिरी पॉइंट पर, यह है गुरु और केतु का परस्पर संबंध और गुरु और केतु का नवम भाव पर प्रभाव, इनकी चर्चा करेंगे। अभी मैंने ज्ञान आदि की बात करी है कि केतु टेक्निकलिटी, बृहस्पति बृहद ज्ञान, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति और केतु का परस्पर संबंध बन रहा है तो ओवरऑल आपको अपने जीवन के हर एरिया में ज्ञान वृद्धि का मौका मिलेगा। स्पेशली कुछ फील्ड हैं, अगर आप उससे संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं उसमें आपको अपने आप को अपलिफ्ट करने का बहुत मौका मिलेगा। जैसे कि अगर आप किसी भी टेक्निकल फील्ड में है, और टेक्निकल फील्ड में तो बहुत आ जाता है लेकिन स्पेशली यहाँ पर मैं आईटी सॉफ्टवेयर आदि को ज़्यादा महत्व दूंगा। एजुकेशन फील्ड से है, अगर आप कुछ भी लैंग्वेजेस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं या फिर लैंग्वेज सिखाते हैं, कि आप कुछ भी जहाँ पे लैंग्वेज का एक प्रमुख रोल आ गया, अदर लैंग्वेजेस देन योर नेटिव लैंग्वेज, वहाँ पर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। कोडिंग आदि का काम करते हैं, बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हैं, बहुत अच्छा कर पाएंगे। कंसल्टेशन या मैनेजमेंट से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, तो ये सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको अपने ज्ञान पर, अपनी नॉलेज पर बृहत लेवल पर भी यानी कि मैक्रो लेवल पर भी काम करने का मौका मिलेगा और सूक्ष्म लेवल पर भी यानी कि माइक्रो लेवल पर भी काम करने का अवसर प्राप्त होगा। तो एक प्रकार से ये जो वर्ष है आपका, आपके ज्ञान की वृद्धि करेगा। और मैं कई बार कहता हूँ, ज्ञान है तो व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकता। देर भले ही हो सकती है लेकिन असफल कभी नहीं होता, कहीं ना कहीं ज्ञान आपको काम आएगा। और दूसरा एक और पॉइंट है जिसको मैं आगे भी एलाबोरेट करूंगा, वो है कि आपके आध्यात्मिक ज्ञान में भी बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि दोनों ही आध्यात्म के कारक है। कहीं ना कहीं ये धर्म है और ये प्योर आध्यात्म है, तो जब इनका ये संबंध बनेगा तो इन चीज़ों में वृद्धि होगी। इसको थोड़ा सा मैं और एलैबोरेट करता हूँ, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव को देख रहे हैं, केतु नवम भाव को देख रहे हैं, ये परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये जो आपका धर्म त्रिकोण है ये एक्टिवेट हो गया 1 5 9। तो इसका एक्टिवेशन होना व्यक्ति के धर्म में, अध्यात्म में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, अध्यात्म के रास्ते में बहुत अच्छा कार्य करता है, बहुत अच्छा साथ देता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर गुरु की प्राप्ति होती है। लेकिन इसको समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई फिजिकल गुरु मिल जाएगा। मैं कई बार लोगों को मिलता हूँ, नहीं भी कोई गुरु मिलता ना तो महादेव को गुरु मान लीजिए, उनसे बड़ा कोई गुरु है ही नहीं, जिन्होंने हर चीज़ का आविष्कार किया, हर चीज़ उनके, जहाँ हम कहते हैं कि संस्कृत भी उनके डमरू से निकल गई, संस्कृत जैसी भाषा जिससे लाखों करोड़ों मंत्र बन गए, तो उनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर समझने की प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर एक गुरु हैं जो आपको अवश्य प्राप्त होंगे। वो गुरु कौन से हैं? केतु का नवम पर प्रभाव और केतु का लग्न पर प्रभाव। यानी कि ठीक है, धर्म अध्यात्म मैंने बहुत बार बोल दिया है, यहाँ पर अकेलापन आपका सबसे बड़ा गुरु बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वैसे ग्रह हैं जो अकेला करते हैं, आइसोलेट करते हैं। और जब व्यक्ति अकेला रहना सीख जाता है तभी उसके ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में और अदरवाइज वृद्धि होती है। तो जो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ना, उनको अकेला रहना पसंद होता है। तो ये वही समय है जब आपका इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी एक उत्थान होगा और आप ये जो अकेलापन है ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। ये तभी मैं कह रहा हूँ कि अकेलापन इस वर्ष आपका सबसे बड़ा गुरु बनेगा। और ये वर्ष आत्म मंथन का आपका होगा, क्योंकि केतु का लग्न पर प्रभाव बृहस्पति के साथ, यानी कि अकेलापन, आइसोलेशन और ज्ञान। तो अपने बारे में ज्ञान अर्जित करने के लिए, जीवन के बारे में ज्ञान अर्जित करने के लिए इस वर्ष से अच्छा आपको साल मिल नहीं सकता। ये आपके धार्मिक उत्थान का भी है, आपके आध्यात्मिक उत्थान का भी है और आपके आत्ममंथन का भी वर्ष है। तो ये इस प्रकार से आपको प्रभावित करेगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण ये है कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। कई बार बहुत लोग तो नहीं पूछते, अब कई बार कंसल्टेशंस होती है उसमें से बहुत कम लोग, करीबन 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद या हफ्ते में एक बार कोई ऐसा पूछता है कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। मैं सबसे पहले केतु देखता हूँ उनकी कुंडली में, केतु कहाँ बैठे हैं। तो क्योंकि केतु ही व्यक्ति को ऐसे क्वेश्चंस करवाते हैं, वरना तो व्यक्ति मस्त होता है अपने जीवन में, पैसा आ गया, खर्च कर दिया, जीवन चल रहा है चक्र। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जहाँ पे केतु 12वें घर में होते हैं, लग्न में होते हैं, 1 5 9 में होते हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि या आपके नवांश कुंडली में उनका आत्मकारक ग्रह से कुछ योग हो गया। तो यहाँ पर जब केतु इतने प्रभावशाली जगह पर है तो यहाँ पर पहला आप अपने आप से ही पूछेंगे कि मेरे जीवन का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। और सबसे बड़ी बात है उसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी भी आपको आ जाएगी कि हाँ, आपको अपने जीवन में करना क्या है,
क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मानसिक तौर पर प्रसन्नता देगी और आपकी लाइफ का पाथ क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपके चारों ग्रह मिलकर आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इन ऊर्जाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने जीवन में इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। अब कुछ उपाय की बात करता हूँ। अब उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन कर सकते हैं। आपको शिव मंदिर जाना है, पूरे शिव परिवार का पहले गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर पुनः गंगा जल से अभिषेक करना है। पंचामृत में क्या होता है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इनको मिलाकर पंचामृत बनाना है। और जैसा मैंने कहा, पहले गंगा जल, फिर पंचामृत, फिर गंगा जल। उसके बाद आपको पूरे शिव परिवार को 4 प्रकार के फल, 4 प्रकार के फूल और 4 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाना है। फल जो भी ऋतु फल अवेलेबल है उनका भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आपको जो मिठाई है, जब आपका पूरा प्रोसेस हो गया, हाँ एक और चीज़ है, ये सब आपने भोग लगाया, आपको महादेव के परिवार के सामने, शिव परिवार के सामने 2 घी के दिए भी अर्पण करने हैं और ओम काल पुरुषाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो प्रसाद है उसमें से घर ले आया अपना, थोड़ा सा खुद भी ग्रहण किया, और जो फूल हैं आपने चढ़ा दिए उसमें से कुछ फूल वापस ले आइएगा और उसी शाम को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे उनको छोड़ आइएगा। ये उपाय आप कर लेंगे, ये चारों ग्रहों की जो ऊर्जा है आपके लिए बहुत सकारात्मक प्रभाव देगी। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।